और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से आ रही है, जहां पर 4 मंजिला एक पुरानी इमारत का बड़ा हिस्सा ढह जाने की वजह से हादसा हुआ है। हादसे में इमारत में काम कर रहे कुछ मजदूर और एक परिवार के लोग मलबे में फंस गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू का काम शुरू किया है। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे से एक महिला को भी सुरक्षित बाहर निकाला, उन्हें अस्पताल भेजा गया। बाकी की तलाश अभी जारी है। भिवंडी के नारपोली इलाके के भंडारी कंपाउंड स्थित 4 मंजिला कोहिनूर बिल्डिंग को नगर निगम ने खतरनाक करार दिया था। इसे कैटेगरी सी में रखा गया था, यानी इस बिल्डिंग को खतरनाक बताते हुए खाली करने को कहा गया था। बिल्डिंग से ज्यादातर परिवार निकल गए थे, सिर्फ एक परिवार वहां था जो कुछ मरम्मत करवा रहा था। इसी दौरान बिल्डिंग का कुछ हिस्सा भरभरा कर गिर गया। इसकी चपेट में वहां मौजूद परिवार के लोग और मजदूर आ गए। सभी को बाहर निकालने का काम अब चल रहा है। हमारी टीम पूरा यहाँ पे काम कर रही है और इसमें बिल्डिंग में से निकाल के लोग अभी गायत्री मंदिर गीता हॉल में सब रखे हुए। तो कितने लोग इसमें फंसे हुए थे, कुछ जानकारी मिली? अभी 6-7 लोग का मालूमात पड़ रहा है कि इसके अंदर कारीगर है। तो प्रशासन की ओर से बचाव कार्य में कौन सी टीम यहाँ शामिल है? अभी हमारी आपातकालीन भी है, फायर ब्रिगेड है, एनडीआरएफ है, पुलिस वाले है, सारी टीम लगी हुई है। तो कोहिनूर बिल्डिंग थी, कोहिनूर नाम था। उसको 2-4 बार नोटिस दी थी। लोग कभी तो कुछ नहीं थे, खाली कर चुके थे, लेकिन कुछ रात में वो कुछ तो अंदर से काम कर रहे थे, उसका रिपेयरिंग था। तो रिपेयरिंग का काम कर रहे थे, उसमें मजदूर और कोई तो आने जाने कोई छोड़ता नहीं इतना, क्या उनका घर रहता है, वो छोड़ने को उनको भारी पड़ता है। तो 1-2 थे तो निकल गए, क्या कुछ 1-2 बाकी है मालूम नहीं। लेकिन आज जो मजदूर है वो 4-5 जन मजदूर ऐसा अंदर होंगे, ऐसी आशंका है। तो इसके लिए सब आए हैं और 1-2 जो मजबूर थे उनको तो सभी टीम ने, सब अपने इधर के बच्चे लोगों ने सबको उनको निकाले। टाइम पे तो सब टीम भी आ रही है, अभी सब टीम भी आ रही है, महापालिका भी लोग आए, पुलिस भी आए हैं, इरफान भाई है, पापा भाई है, तो पहले पहुंच गए और उन्होंने भी सब सपोर्ट कर रहे हैं। अभी देखते हैं कितने लोग हैं। जब मलबा अभी अंदर बैठा हुआ है तो थोड़ा सा अभी पोकलन आएगा इंडिया। और आज सुबह की बड़ी खबर, एंटी पेपर लीक बिल को संसद के दोनों सदनों ने पास कर लिया है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद बिल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो जारी करके कहा कि पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक बिल को लेकर अपने चौथे वीडियो में पीएम ने कहा कि सरकार भरोसेमंद और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस दिशा में एक के बाद एक कई कदम उठाए गए हैं। पीएम ने जोर देते हुए कहा है कि इस बिल के आने से पेपर लीक करने वाले माफिया बच नहीं सकेंगे। और साथ ही पीएम ने एक बार फिर से हाई पावर टास्क फोर्स का जिक्र करते हुए कहा है कि एग्जाम को हर तरह से लीक प्रूफ बनाने की तैयारी हो रही है। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा। पेपर लीक माफिया अब मिट्टी में मिल जाएगा। आम के प्रश्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। पीएम मोदी ने जो वादा किया पूरा किया। आम के प्रश्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बीच देश के करोड़ों नौजवानों से उन्हीं के स्टाइल में संवाद करते हुए पीएम मोदी ने बताया था कि एंटी पेपर लीक बिल का मसौदा उन्हें मिल गया है। उसके बाद अगले ही दिन इसे कैबिनेट में मंजूरी मिली। सोमवार को इसे लोकसभा में पेश किया गया। मंगलवार से चर्चा शुरू हुई। बुधवार को लोकसभा से पास हुआ और एक दिन भी गंवाए बिना ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति को संसद से पास बिल को मंजूरी देनी होती है, जिसके बाद ये कानून की शक्ल अख्तियार करता है। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर इंस्टाग्राम के जरिए छात्रों से संवाद किया। पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है।
इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई। फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हर प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा की है और जब एक बार देश से वादा किया तो पीएम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंतर मंतर से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पीड़ा को समझा, देश की आवाज को अंजाम तक पहुंचाया और जिस स्पीड से ये काम हुआ उसे देखकर हर कोई दंग है। राष्ट्रपति भवन से मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसका गैजेट नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसके बाद ये कानून लागू हो जाएगा। पीएम मोदी ने पहले ही दिन वादा किया था कि पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसके बाद पीएम ने राउंड द क्लॉक काम किया, चारों तरफ से घेराबंदी की। वादा करने के कुछ ही घंटों के अंदर टास्क फोर्स बनाई। उससे पहले कैबिनेट ने बिल पास किया। 3 दिन के अंदर संसद ने इसे मंजूरी दी और अब ये बिल कानून बनने के लिए तैयार है। संसद में इस बिल को पास करवाना आसान नहीं था। पहले दिन चर्चा नहीं हो पाई। दूसरे दिन राहुल गांधी बिल पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन बिल के प्रावधानों पर एक लाइन नहीं बोली। बड़ा हंगामा खड़ा किया। राज्यसभा में भी चर्चा के दौरान जमकर बहस हुई। आखिरकार सरकार ने अपना संकल्प सिद्ध किया और बिल पास हो गया। इसको कैसा रोकना। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार पेपर लीक और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठा रहे थे। आप ये करते तो क्रेडिट नहीं मिलता था उस वक्त, इसीलिए आप उसको छोड़ दिए। वो समझाने की भी कोशिश करे, आए सब बोले, लेकिन डर इसका था उनको। वो जो सत्याग्रह या वो जो एजिटेशन था राहुल जी ने उस दिन किया, वो एकदम डर गए और डर के बोले कि ये ठीक, इसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। तब उन्होंने ये तय किया कि प्रधान को हटाया जाए। आज मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष की सरकारों में जहां पेपर लीक हुए हैं, क्या वही मानदंड होगा जो हमारी सरकार के लिए है? पंजाब हो, झारखंड हो या कर्नाटक हो, क्या एक मंत्री के लिए एक रूल रहेगा या हर मंत्री के लिए अलग अलग रूल रहेगा? अब बॉल इनके कोर्ट में है और इन्हें तय करना है। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे सदन के एक सम्मानित सदस्य जो अभी अभी आए हैं, श्री कपिल सिब्बल जी, जो बहुत प्रख्यात वकील हैं और ज्यादातर विवादास्पद विषयों के प्रख्यात वकील रहे हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए यह वकालत करने चले गए कि साहब हम बच्चों को लीगल एड देंगे। इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए 2009 से 12 में सिर्फ सर 2010 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2011 में हरियाणा बोर्ड और 2012 में एम्स। सर आप समझिए, मैं कहना चाहूंगा, यानी जिस पर होना चाहिए था इल्जाम, वो लेके आ गया वकालत का पैगाम। अब पता नहीं है छात्रों का करेंगे काम या करेंगे छात्र हितों का काम तमाम। पीएम मोदी ने अपना वादा पूरा कर दिया है। साथ ही नौजवानों से संवाद बनाए रखने का जो वादा उन्होंने किया था वो भी जारी है। मोदी अब तक 4 बार इंस्टाग्राम के जरिए छात्रों और नौजवानों से बात कर चुके हैं। उनका हर वीडियो नए रिकॉर्ड बना रहा है। 23 जुलाई के वीडियो ने 400 मिलियन का आंकड़ा पार किया। 105 मिलियन फॉलोअर वाले पीएम मोदी का जेनजी से डायरेक्ट संवाद का हर वीडियो 100 मिलियन को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब साफ है, पीएम का कनेक्ट काम करता है। छात्र मोदी को सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और मोदी भी ये वादा कभी नहीं तोड़ते। पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान
इडियट शब्द के इस्तेमाल के लिए जहां राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, तो वहीं पर प्रियंका गांधी के एक बयान पर विवाद हो गया है। प्रियंका ने पेपर लीक पर चर्चा के दौरान गौमूत्र का जिक्र किया था। सरकार की तरफ से बनाई गई हाई पावर कमेटी के मेंबर आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर बी कामाकोटी को गौमूत्र एक्सपर्ट बताकर उनका मजाक उड़ाया था। अब देश भर में बड़े बड़े शिक्षाविदों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। 215 मौजूदा और पूर्व वाइस चांसलर ने प्रियंका गांधी को लेटर लिखा है और इस लेटर में कहा गया है कि कंप्यूटर साइंस और एआई से लेकर कई एडवांस टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर कामाकोटी ने बहुत काम किया है। दुनिया भर में उनके रिसर्च पेपर का लोहा माना जाता है और इसीलिए प्रोफेसर कामाकोटी के बारे में कमेंट करते वक्त तथ्यों और पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वाइस चांसलर्स ने प्रियंका गांधी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि प्रोफेसर कामाकोटी से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें गौमूत्र विशेषज्ञ बताकर उनका मजाक उड़ाना गलत है। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रोफेसर कामाकोटी का मजाक उड़ाने के लिए प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी ने श्री नंदन नीलकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई, मगर सभापति जी मैं समझ नहीं पाता हूं हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गोमूत्र कहां से बीच में आ जाता है, यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं, जिनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059 और गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा। सर अगर यह आत्मविश्वास होता जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस जो बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती, हम आज लीडर बन के खड़े होते। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। अब बात पड़ोसी देश नेपाल की, जहां इस वक्त जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा फैली है। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। गुरुवार को कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर विवाद हो गया और जिसके बाद 2 समुदाय आमने सामने आ गए। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी गई, इमारतों को फूंक दिया गया, दुकानों मकानों में तोड़फोड़ की गई। तो वहीं हालात को देखते हुए प्रशासन ने 4 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया। सेना ने हिंसा प्रभावित इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान लगातार इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, साथ ही जमीन से लेकर आसमान तक से निगरानी की जा रही है। इस बीच पीएम बालेंद्र शाह ने लोगों से शांति की अपील की, साथ ही हिंसा के दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भी वादा किया है। फिर हिंसा की चपेट में पड़ोसी देश नेपाल। आगजनी, हिंसा, पथराव, जल रहे शहर शहर। भारत से सटे जिलों में कर्फ्यू, सेना भी तैनात। पड़ोसी देश नेपाल इस वक्त जबरदस्त हिंसा की आग से झुलस रहा है। नेपाल के सुनसरी जिले में धार्मिक जुलूस के दौरान शुरू हुआ विवाद गुरुवार को सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। देखते ही देखते 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। कई जगह पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ हुई। गाड़ियों को फूंक दिया गया, इमारत में आग लगा दी गई। सुनसरी जिले में आगजनी के बाद काले धुएं का गुबार छा गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में कई राउंड फायरिंग भी की गई।
4 दिनों से जारी हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। इसमें कई सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा कई लोग पुलिस की गोलीबारी और झड़प में भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हिंसा की शुरुआत देवागंज इलाके से हुई, जहां 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। आरोप है कि मंदिर की जमीन पर मुहर्रम का झंडा लगा था, जिसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया, लेकिन झंडा नहीं हटाया गया। इसके बाद जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई तो डीजे बचाने का विरोध करते हुए एक पक्ष ने कांवड़ियों पर हमला कर दिया। लाठी डंडे चलने लगे, पथराव हुआ, जिससे माहौल बिगड़ गया। चश्मदीदों की माने तो धार्मिक जुलूस के रूट और धार्मिक प्रतीकों को लेकर शुरू हुई कहासुनी कुछ ही मिनटों में हिंसक झड़प में बदल गई। उग्र भीड़ ने दुकानों और गाड़ियों को निशाना बनाया। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई। हिंसा को देखते हुए भारतीय सीमा से सटे सुनसरी, धनुषा, मोरंग और सिराहा जिलों के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। शांति बहाल करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। नेपाल की सड़कों, चौराहों पर सेना के जवान तैनात हैं। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। सेना के जवान गलियों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। प्रशासन लोगों से घरों में रहने, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील कर रहा है। यदि तपाईहरुले कर्फ्यूको उल्लङ्घन गर्नुभएमा कानुनमा बमोजिम तपाईहरुलाई कारबाही गरिनेछ र सशस्त्र प्रहरी बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछ। जनसमुदाय प्रशासनले कर्फ्यू जारी गरिसकेको छ। तपाईहरु आफ्नो आफ्नो घरमा बस्दिनुहोला। यदि कर्फ्यूको उल्लङ्घन गरेमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछ। हालात को कंट्रोल में करने के लिए नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की है। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के आदेश दिए हैं। नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा गम्भीर र संवेदनशील छ। यस दुखद घटनामा परि निधन हुनुभएका हाम्रा नागरिकहरू जयप्रकाश मेहता, ओम प्रकाश मेहता र गणेश यादव प्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै शोक सन्तप्त परिवारजनहरूमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। घाइतेहरूको उपचारमा कुनै पनि प्रकारको कमी वा ढिलाइ हुन नदिन सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकिएको छ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। बालेन्द्र शाह ने कहा कि लोग अफवाहों से बचें। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना भए लगत्तै सबै सुरक्षा निकायहरूले तत्काल घटनास्थलमा पुगेर परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने, थप अप्रिय घटना हुन नदिने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ। म सबैमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो छानबिन पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र पारदर्शी हुनेछ। घटनामा संलग्न दोषी जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ। नेपाल में फैली सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एसएसबी और बिहार पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। यूपी के देवरिया में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रखने को लेकर विवाद में जमकर बवाल देखने को मिला है। पुलिस की टीम अब अवैध तरीके से जमीन पर रखी गई प्रतिमा को हटाने पहुंची तो ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। एक तरफ पुलिस वाले तो दूसरी तरफ गांव के लोग। ऐसा लग रहा है मानो जंग छिड़ी है। दोनों तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं। पुलिस वालों के खदेड़ते ही बवाल कर रहे लोग पीछे हट गए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर पलट कर लौटे और ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। इस बार पुलिस वालों को सिर बचाकर पीछे हटना पड़ा। बवाल के दौरान कई महिलाएं भी नजर आई जिन्होंने पुलिस की टीम पर पथराव किया। भीड़ में कई लड़के भी ईंट पत्थर फेंकते दिखे।
मामला अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर रखी गई अंबेडकर प्रतिमा से जुड़ा है। देवरिया के गौरी बाजार थाना इलाके में लबकनी गांव में पुलिस टीम जब इस प्रतिमा को हटाने पहुंची तो लोगों का गुस्सा भड़क गया और देखते ही देखते पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। इस दौरान पुलिस वालों को जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। पथराव में कुछ पुलिस वालों को भी चोट लगी है। मामला बढ़ता देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, तब कहीं जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। इसके बाद पुलिस ने अवैध तरीके से रखी गई अंबेडकर प्रतिमा को वहां से हटा दिया। ईंट और पत्थर से किया गया ये हमले पर मौके पर मौजूद प्रशासन का और पुलिस का कर्मचारीगण को भी चोट आया है। सबका सुरक्षार्थ पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई किया गया है। सम्मानित तरीके से अंबेडकर जी का मूर्ति उक्त स्थान से हटाया गया है। जिन लोग पत्थरबाजी किया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएंगे। साथ साथ विभागीय जो भी कमी हुआ है इसके जांच करके जो दोषी कर्मचारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगी। दरअसल सरकारी जमीन पर अंबेडकर की प्रतिमा रखने को लेकर गांव के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी। जबरन प्रतिमा रखने की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग उग्र हो गए और पथराव कर दिया। फिलहाल हालात काबू में है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पेपर लीक पर बिल के दौरान अनपार्लियामेंट्री शब्दों के इस्तेमाल से राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। ये नोटिस 30 जुलाई 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया है। इसमें 29 जुलाई 2026 को सदन की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी के व्यवहार को आधार बनाकर शिकायत की गई। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान नागरिकों के एक खास वर्ग को इडियट और अंधभक्त कहा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। Student, idiot and andhbhakt who follows the idiot. She said, I call them idiots. These idiots. She says to me, these idiots. They don't listen to anything anyone says. मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। विपक्ष के नेता है। I'm not talking about you. Then I said, what about the idiot? Idiot is trying to pretend that he is God. Idiot भी है। ये शब्द संसदीय कार्यवाही से हटा दिए गए हैं, लेकिन इन शब्दों की वजह से राहुल गांधी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार नहीं कई बार इडियट शब्द बोला। इस शब्द के इस्तेमाल के लिए राहुल गांधी की शिकायत की गई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। राहुल के खिलाफ नोटिस 30 जुलाई को लोकसभा स्पीकर को सौंपा गया है। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान नागरिकों के एक खास वर्ग को इडियट और अंधभक्त कहा। अनुराग ठाकुर ने इस पूरे मामले की डिटेल जांच के लिए इसे विशेषाधिकार समिति को भेजने की मांग की है। शिकायत में इस बात का जिक्र है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के ऐतराज के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। यहाँ तक कि चेयर की स्पष्ट चेतावनी के बाद भी राहुल गांधी ने ये विवादित शब्द दोहराए। पार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। अब राहुल गांधी के खिलाफ जो शिकायत की गई है उसमें राहुल पर गंभीर आरोप लगे हैं। राहुल के खिलाफ किन नियमों के उल्लंघन की शिकायत हुई है ये भी देख लीजिए। पहला है नियम 352 का दूसरा खंड, व्यक्तिगत आक्षेप या मंशा पर सवाल उठाना प्रतिबंधित।
प्रावधान है कि कोई भी सदस्य सदन के किसी दूसरे सदस्य के खिलाफ पर्सनल रेफरेंस नहीं देगा, न ही उस पर कोई ऐसा आरोप लगाएगा जिससे उसकी मंशा पर संदेह पैदा हो। दूसरा नियम है 352 का तीसरा खंड, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग प्रतिबंधित। कोई भी सदस्य भाषण के दौरान संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल के आचरण या कार्यवाही के बारे में किसी भी अपमानजनक या आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। तीसरा है नियम 352 का 7वां खंड, देशद्रोही या मानहानिकारक शब्द प्रतिबंधित। प्रावधान है कि सदन में बोलते समय कोई भी सदस्य देशद्रोही, राजद्रोही या मानहानिकारक शब्दों का उच्चारण नहीं करेगा। इस शिकायत पर कार्रवाई करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को होता है। स्पीकर इसे विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं। अगर राहुल दोषी पाए जाते हैं तो स्पीकर चेतावनी देकर छोड़ सकते हैं। सदन में माफी मांगने को कहा जा सकता है या सदन में प्रस्ताव लाकर सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए निकाला जा सकता है। बीजेपी राहुल गांधी के व्यवहार से खफा है, इसलिए दूसरी बार लोकसभा स्पीकर से इसकी शिकायत की गई है। लालू प्रसाद की फैमिली के लिए आज एक अहम दिन है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में IRCTC घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोप तय करने को लेकर फैसला सुना सकता है। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित 16 आरोपी हैं। ईडी की तरफ से दायर चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव सहित अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। अब चार्जशीट में लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव को मुख्य रूप से नामजद आरोपी बनाया गया है। अब आज इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुना सकता है। IRCTC के ठेके का ये घोटाला 2004 से लेकर 2009 के बीच तब का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। रांची और पुरी के 2 होटल्स के ठेके में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जांच एजेंसी के मुताबिक सुजाता होटल्स को अनुचित तरीके से ठेका दिया गया और बदले में लालू परिवार को सस्ते में जमीन मिली। ईडी की चार्जशीट में 16 लोगों के नाम हैं। दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े मामले में आज दिल्ली का कोर्ट सजा का ऐलान करने वाला है। कड़कड़डुमा कोर्ट 2020 में हुए दंगों के दौरान IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन और 4 अन्य की सजा पर आज फैसला सुनाएगा। सजा पर बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के साथ साथ बाकी को फांसी की सजा देने की मांग की है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये लोग बर्बर हैं, ये लोग अपराध के समय कसाई बन गए थे। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उन्हें जेल में रखा जाना चाहिए और मौत की सजा इन्हें देनी जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बरामद 28 करोड़ रुपए नगद और 15 किलो सोने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो ये सारी रकम तुलू मंडल की है, जो स्टोन क्वारी में क्रशर पत्थर तोड़ने बेचने का कारोबार करता था और रिश्ते में मीनार मंडल का साला लगता था। पुलिस को शक है कि तुलू मंडल का जो पैसा मीनार मंडल के घर से बरामद हुआ है, असल में वो सरकार के टैक्स का पैसा है, जिसे सरकारी खजाने में जमा कराने के बजाय तुलू मंडल ने हड़प लिया। आरोप है कि तुलू ने स्टोन कारोबारियों से जो रेवेन्यू के तौर पर पैसा वसूला, उसके बदले में नकली रसीद दी और करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की। अब पुलिस तुलू मंडल की तलाश में जुट गई है। वहीं पर गिरफ्तारी के बाद शुरुआती पूछताछ में मीनार मंडल ने बताया है कि ये सारा कैश और सोना तुलू मंडल का है। पुलिस ने मीनार मंडल के बेटे को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तुलू मंडल ने क्या और भी कहीं पर कैश छिपा के रखा है। वहीं इससे पहले बंगाल पुलिस ने एक चोर से मिले सुराग के बाद बीरभूम में मोहम्मद मीनार मंडल नाम के शख्स के घर पर रेड की। छापेमारी के दौरान पुलिस को घर के अंदर 4 अलमारियों से भारी मात्रा में कैश मिला। नोटों से भरे 25 बैग रखे थे और एक अलमारी के ऊपर हिस्से में नोटों की दर्जनों बंडल ठूस कर रखे गए थे। इसके साथ ही अलमारी के पीछे कोने में गंदा सा थैला भी रखा था। जब थैले को खोलकर देखा गया तो पुलिस वाले चौंक गए थे।
थैले में सोना भरा था और सोने के 1-1 किलो की ईंटें थीं। कुल 14 गोल्ड बार थैले से निकले। सोने की ईंटों के नीचे कुछ छोटे छोटे सोने के बिस्किट भी मिले। उनकी गिनती हुई तो 100-100 ग्राम के 10 गोल्ड बिस्किट मिले। कुल मिलाकर 15 किलो 24 कैरेट गोल्ड बरामद हुआ है। इसकी कीमत करीब 21 करोड़ 50 लाख रुपए है। ने सर्च और सीजर किया था। उस सर्च और सीजर में लगभग 28.5 करोड़ 47,000 रुपया कैश सीजर हुआ है और उसके साथ ही 15 किलो सोना गोल्ड सीजर हुआ है और उसके साथ कुछ और संदिग्ध कागजात जब्त हुए हैं और एक आदमी को अरेस्ट किया है जिनका नाम है मोहम्मद मीनार मंडल। सर आज तो कोर्ट में पेशी भी हुई उनका। हाँ, कोर्ट में पेशी हुआ था और माननीय कोर्ट ने पुलिस कस्टडी दिया है और 8 दिन का पुलिस कस्टडी मिला है। इस केस में बाकी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। थैंक यू। क्या क्या सेक्शन दिया गया है सर? Section apart from criminal conspiracy, criminal breach of trust, cheating, fraud, we have applied the 111 BNS, which speaks about commission of organized crime by the syndicate groups. Thank you. सर ये मीनार मंडल जो है और इसके साथ टुल्लू मंडल, इसका संबंध क्या है सर? मीनार मंडल ने बताया है कि वो टुल्लू मंडल के जीजा लगते हैं रिश्ते में। अच्छा। और उनके साथ उनका इस तरह का और सिंडिकेट ग्रुप के वो मेंबर हैं, ये उनका रिलेशन आया। थैंक यू। अब तुलू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन बीरभूम के सिउड़ी इलाके का रहने वाला है। साल 2000 में होम ट्यूटर का काम करता था। बाद में स्टोन सिल्पाया का काम शुरू कर दिया। स्टोन क्वारी में क्रशर पत्थर तोड़ने बेचने का काम करता था। कुछ साल बाद टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के संपर्क में आ गया, जिसके बाद अनुव्रत मंडल की मदद से करोड़ों रुपए की कमाई की। पुलिस सूत्रों की माने तो तुल्लू मंडल ने बड़े पैमाने पर सरकारी पैसों की चोरी भी की है। जब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी तब बीरभूम से माइनिंग के रेवेन्यू के तौर पर हर रोज 19 लाख रुपए जमा होते थे, लेकिन बंगाल में सरकार बदलने के बाद अकेले बीरभूम से रोज माइनिंग रेवेन्यू के तौर पर 83 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मई 2026 से पहले तुल्लू मंडल 99% से ज्यादा रेवेन्यू अपनी जेब में डालता था। सरकारी खजाने में सिर्फ 0.25% पैसा जमा कराता था। वहीं देश भर में मानसून का कहर जारी है। ज्यादातर राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात अब बन गए हैं। निचले इलाके पूरी तरीके से डूब गए और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच आज भी मौसम विभाग ने 19 राज्यों की बारिश का अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक आज 19 राज्यों में बहुत तेज बारिश की आशंका है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। तो वहीं गुजरात और ओडिशा के तो कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है, जहां आज गुजरात के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली एनसीआर से लेकर बिहार तक अलर्ट है। पानी आ गया भैया ऊपर से। अरे पानी आ गया, भागो, अरे भागो 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 सब भागो, पानी आ गया। अरे लंगर छोड़ दो, भागो सब। आफत आसमानी, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। बर्बादी के निशान, मलबे में दब गए मकान। पहाड़ पर बादल फाड़ बर्बादी, सैलाब से तबाही। जुलाई खत्म होते होते मॉनसून और भी विकराल हो चुका है, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। पानी आ गया भैया ऊपर से। अरे पानी आ गया, भागो, अरे भागो सब भागो, पानी आ गया। अरे लंगर छोड़ दो, भागो सब। अरे लंगर छोड़ दो, भाग जाओ भैया, पानी आ गया, लंगर छोड़ के भागो। वो लंगर छोड़ के भागो सारे, वो पानी तेज हो गया, लंगर छोड़ के भागो। लंगर छोड़ के भागो सब।
डराने वाली तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां देर शाम अमरनाथ गुफा के पास भारी बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ों से मलबा नीचे आने लगा, जिसकी चपेट में कुछ श्रद्धालुओं के बने टेंट आ गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई शख्स मलबे की चपेट में नहीं आया। अधिकारियों के मुताबिक अब स्थिति सामान्य है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लंगर छोड़ के भागो सारे, पानी तेज हो गया, लंगर छोड़ के भागो, लंगर छोड़ के भागो सब। कुपवाड़ा में भी बारिश का दौर जारी है, तो भारी बारिश की वजह से जम्मू से श्रीनगर जाने वाले NH-44 हाईवे को कई जगहों पर काफी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए 31 जुलाई को यात्रा ना करें, क्योंकि मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी, खास तौर पर दक्षिण कश्मीर में 2 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और मौसम ठीक नहीं होने तक लोगों को अलर्ट वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। एक फोर्टनाइट से जो है हमारे J&K में काफी बारिशें हुई हैं, जिनसे हमारे हाईवे NH-44 जम्मू टू श्रीनगर काफी जगह पे डैमेजेस हुई हैं। रेस्टोरेशन तो NHI ने किया है, लेकिन फुल रेस्टोरेशन जो है अभी भी अवेटेड है, जिसके सिलसिले में कल DC उधमपुर और DC रामबन ने जो है हेल्टेज दिया है, ताकि जो है NHI इस रोड को कम्प्लीटली रेस्टोर करे, ताकि सेफ एंड सिक्योर जर्नी जो है कम्यूटर्स की वो इंश्योर की जा सके। मैं आपके इस बाइट के माध्यम से तमाम J&K के लोगों से और देश भर के टूरिस्ट जो लोग हैं जो कश्मीर जाना चाहते हैं, उनसे ये अपील करूंगा 31 जुलाई को है अपना ट्रेवल जो है प्लान ना करें, ताकि आपको किसी भी किस्म की इनकन्वीनियंस ना हो। मोर ओवर इस ऑर्डर के चलते जो है हमारा ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर से डेटेक एडवाइजरी भी जारी करेगा, जो भी आप लोगों से साझा की जाएगी। खबर दिल्ली से है, जहां पर मेयर प्रवेश वाही ने MCD कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर बड़ी मांग की है। दरअसल मेयर प्रवेश वाही ने कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर बिना लाइसेंस के चल रही मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी महाशिवरात्रि के दौरान भी दुकानें बंद रहेंगी। जहां मामले पर दुकानदारों का कहना है कि अगर ऐसा आदेश आएगा तो वो इसे मानेंगे। हालांकि अभी तक कोई आदेश नहीं आया है कि कांवड़ मार्ग पर दुकानें बंद रहेंगी या नहीं, लेकिन दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने MCD कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है।